आज आप लोग पढ़ोगे जॉर्ज हर्बर्ट मीड का प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद। इससे पहले हम जान लेते हैं प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद क्या है। वास्तव में अंतःक्रिया एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपना तथा अन्य व्यक्तियों का मस्तिष्क संबंधित करता है, जिसके लिए वह अन्य व्यक्तियों की प्रेरणाओं, आवश्यकताओं, इच्छाओं, साधनों आदि का ध्यान रखता है। इस संपूर्ण प्रक्रिया को ही प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादी उपागम या प्रातीतिक क्रियावादी उपागम कहा जाता है। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद का विकास बहुत ही पुराना है। सबसे पहले जॉर्ज सिमेल ने अंतःक्रिया के विश्लेषण पर जोर दिया था। इसके बाद कई सिद्धांतवेताओं ने अंतःक्रियावाद को विकसित किया है। 19वीं शताब्दी के अंत में सामाजिक सिद्धांतकारों ने बृहत सामाजिक संरचनाओं व प्रक्रियाओं के स्थान पर व्यक्तियों के बृहत संरचनाओं के साथ व्यक्तियों संबंधों की जटिलता को समझने को और अधिक ध्यान देना प्रारंभ किया। व्यक्ति की समाज में अंतःक्रियावादी प्रकृति को सामाजिक संस्थाओं के स्थान पर समाज की संस्थाओं में विशिष्ट व्यक्तियों के रूप में देखा जाने लगा। इस प्रकार अंतःक्रियाओं की प्रकृति तथा सामाजिक क्रिया व सामाजिक संबंधों के गतिशील प्रतिमानों को समझते हेतु इस नवीन दृष्टिकोण अंतःक्रियावाद का जन्म हुआ। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद की उत्पत्ति हर्बर्ट ब्लूमर से जुड़ी है। आइए देखते हैं कि जॉर्ज हर्बर्ट मीड प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के बारे में क्या कहते हैं। आज प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादी सिद्धांत में जो कई अवधारणाएं तर्क और राजनीति में पाई जाती है, उनका उद्गम मीड के सिद्धांत में है। स्वयं ब्लूमर इस संबंध में मीड के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। कोजर ने भी एक स्थान पर कहा है कि आधुनिक प्रतीकात्मक अंतःक्रिया सिद्धांत में जो कुछ लिखा है उसका केंद्र बिंदु स्व है। वे इसी स्व को घुट्टी बनाकर प्रतीकात्मक सिद्धांत के ताने बाने तो बुनते हैं। इस सिद्धांत की प्रकृति दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक अधिक है, समाजशास्त्रीय कम। अमेरिका के समाजशास्त्रियों में मीड की गणना बहुत थोड़े उच्च कोटि के समाजशास्त्रियों में होती है। आज अमेरिका की समाज विज्ञान की दुनिया में जो कुछ है उसके क्षेत्र को बनाने में मीड का योगदान निर्णायक है। मीड के पिता एक सामान्य प्यूरिटन पादरी थे। उनकी मां अपने पति के मरने के बाद होलोक कॉलेज के अध्यक्ष बन गई। मीड ने स्नातक परीक्षा हार्वर्ड विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की। पढ़ाई से लौटने के बाद अमेरिका पहुंचकर उन्होंने 2 वर्ष तक मिशिगन विश्वविद्यालय में अध्यापन का कार्य किया। यहीं पर उनका इस युग के अद्वितीय विचारकों जैसे जॉन डेवी कूलेज से मुलाकात हुई। जब डेवी शिकागो विश्वविद्यालय चले गए तब मीड ने भी उनका अनुसरण किया। अपनी मृत्यु पर्यंत 1931 तक मीड इसी विश्वविद्यालय के दर्शन विभाग में अध्यापन कार्य करते रहे। उनकी लोकप्रिय पुस्तक माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी, जिसका संपादन उनके विद्यार्थियों ने किया, जब कभी प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद सिद्धांत की चर्चा होती है, एक पुस्तक का संदर्भ अवश्य दिया जाता है। इस पुस्तक में मीड अपने सिद्धांत का प्रतिपादन 4 मुख्य अवधारणाओं द्वारा करते हैं। पहला नंबर स्व की अवधारणा को प्रतीकात्मक अंतःक्रियात्मक का केंद्रीय आधार बनाया है। उनके अनुसार मनुष्य के भीतर स्व होता है। कई बार हम स्व का अर्थ आत्मा से लेते हैं। मनुष्य का मस्तिष्क भले ही कलुषित हो जाए, भ्रष्ट हो जाए, लेकिन भारतीय परंपरा से हमारा विश्वास है कि मनुष्य की आत्मा या तकनीकी पदावली में स्व सबसे ऊपर है। दार्शनिकों की दृष्टि में स्व यानी आत्मा परमात्मा का एक अंग है। हम दिन प्रतिदिन की चर्चा कई बार करते हैं, कहते हैं कि अमुक काम करने को हमारी आत्मा नहीं मानती। यह स्व न तो हिंदू होता है और न ही मुसलमान। यह तो केवल सहज वृत्ति और आवेश से भरा होता है। नवजात शिशु को सुई चुभोई जाती है तो वह रोता है।
इसी शिशु को उसकी माँ जब दूध पिला देती है तो रोना बंद कर देता है। स्व का यह प्राकृतिक स्वरूप है। जब वह स्व विकसित हो जाता है तब बच्चा समझने लगता है कि रोने पर उसकी संभालने अधिक होती है, उसको संभालना अधिक जाता है। जब बच्चा रोता है तो उसको यह महसूस होता है कि उसको अधिक संभाला जाता है, तब वह अपनी सुविधा के लिए रोने लगता है। स्व के विकास की शायद यह प्रारंभिक अवस्था है। इसके बाद जब स्व का पर्याप्त सामाजिकरण हो जाता है तब वह अपने आप को अड़ोस पड़ोस, गांव, शहर, जाति, बिरादरी, शिक्षा, दीक्षा समझने में लग जाता है। ब्लूमर ने प्रतीकात्मक अंतःक्रिया के विवेचन में मीड द्वारा दी गई स्व की अवधारणा को अधिक सरलता से रखा है। ब्लूमर लिखते हैं, मीड के लिए स्व सृजनात्मक सावयव है, वह बराबर क्रियाशील रहता है। स्व अपने आप में केंद्रीय रूप से एक सामाजिक प्रक्रिया है। स्व स्वयं स्व से अंतःक्रिया करता है। बाहर की दुनिया की बातें पहले स्व के पास पहुंचती है। स्व इन बातों से रूबरू होता है और यही स्व की अंतःक्रिया है। यही स्व बाहर की दुनिया की भूमिकाओं को अपनी समझकर अपना लेता है और धीरे धीरे जब बाहरी दुनिया की अपनी दुनिया समझने लगता है मीड की स्व की अवधारणा बड़ी अर्थपूर्ण है। वे कहते हैं कि मनुष्य का स्व बराबर सृजनात्मक और क्रियाशील होता है। स्व के तत्वों में सामाजिक, सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक जैसे कोई चर नहीं होते जो स्व की गतिविधि को निर्धारित करें। बाहर की चीजें स्व के पास पहुंचती हैं। स्व इन चीजों का प्रकार्यवादी उदाहरण के लिए पार्सन्स व्यक्ति को एक अक्रियाशील और असृजनकर्ता मानते हैं क्योंकि उस पर सामाजिक व मनोवैज्ञानिक शक्तियां अधिकार कर लेती हैं। जॉर्ज होमन्स ने भी जो वैयक्तिक मनोविज्ञान को मानते हैं यही भूल की। प्रकार्यवादियों का व्यक्ति के प्रति जो यह निष्क्रिय दृष्टिकोण है मीड को स्वीकार नहीं हुआ। मीड दृढ़तापूर्वक कहते हैं कि व्यक्ति का स्व कभी भी निष्क्रिय नहीं है, वह तो बराबर सक्रिय व सृजनकारी है। उसके पास स्व अंतः की ऐसी पद्धति है जिसके द्वारा वह स्वयं अपनी गतिविधियों को निर्धारित करता है। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद इस तर्क को स्वीकार नहीं करता है कि स्व की संपूर्ण क्रिया का निर्धारण करने वाला है। फिर भी मीड ने स्व को दो अवस्थाओं में देखा है। पहली अवस्था में आई की है, यह मैं सावयव का विशुद्ध रूप है। इसके प्रति उत्तर असंगठित होते हैं। इसमें अपने मूलभूत आवेग होते हैं। इन मूलभूत आवेगों का समाज से कोई सरोकार नहीं होता। यह स्व तो मनमाने ढंग से अपनी क्रियाएं करता है। स्व की दूसरी अवस्था मेरा मुझे की है। इस अवस्था में दूसरों के प्रति स्व की अभिवृत्तियां संगठित हो जाती हैं। मेरी अवस्था में स्व दूसरों से सीखता है और दूसरों की वस्तुओं, मानकों, मूल्यों, भूमिकाओं आदि को मेरी बना लेता है। मूल्यांकन करता है। वास्तव में समाज के मूल्य, मानक, भूमिका और परिस्थिति स्व और समाज के मूल्यों, मानकों, भूमिकाओं आदि में अंतःक्रिया होती है। दोनों में आदान प्रदान होता है। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद इस तर्क को स्वीकार नहीं करता कि स्व ही संपूर्ण क्रिया का निर्धारण करने वाला है। फिर भी मीड ने स्व को दो अवस्थाओं में देखा है। पहली अवस्था में आई की है, यह मैं सावयव का विशुद्ध रूप है। इसके प्रति उत्तर असंगठित होते हैं। इसमें अपने मूलभूत आवेग होते हैं। इन मूलभूत आवेगों का समाज से कोई सरोकार नहीं होता। यह स्व तो मनमाने ढंग से अपनी क्रियाएं करता है। स्व की दूसरी अवस्था मेरा मुझे की है। इस अवस्था में दूसरों के प्रति स्व की अभिवृत्तियां
संगठित हो जाती हैं। मेरी अवस्था में स्व दूसरों से सीखता है और दूसरों की वस्तुओं, मानकों, मूल्यों, भूमिकाओं आदि को मेरी बना लेता है। प्रकार्यवादी उदाहरण के लिए पार्सन्स व्यक्ति को एक क्रियाशील और असृजनकर्ता मानते हैं, क्योंकि उस पर सामाजिक व मनोवैज्ञानिक शक्तियां अधिकार कर लेती हैं। जॉर्ज होमस ने भी जो वैयक्तिक मनोविज्ञान को मानते हैं यही भूल की। प्रकार्यवादियों का व्यक्ति के प्रति जो यह निष्क्रिय दृष्टिकोण है, मीड को स्वीकार नहीं हुआ। मीड दृढ़तापूर्वक कहते हैं कि व्यक्ति का स्व कभी भी निष्क्रिय नहीं है, वह तो बराबर सक्रिय व सृजनकारी है। उसके पास स्व अंतः की एक ऐसी पद्धति है जिसके द्वारा वह स्वयं अपनी गतिविधियों को निर्धारित करता है। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादी निर्धारणवाद को नहीं मानते। उनका कहना है कि मनुष्य के अंदर अपने आप समाज के संपर्क में आकर मैं मेरा बनने लगता है। मीड ने मैं और मेरा की परिभाषा की है। मैं सावयव का असंगठित प्रत्युत्तर है। यह प्रत्युत्तर मूलभूत मनोभावों और अभिवृत्तियों से प्रेरित होता है। मेरा या मुझे वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति ने दूसरों से जो सीखा है उसके दायरे में प्रत्युत्तर देता है। यहाँ पर ध्यान में रखने वाली बात है कि कई बार मैं जब मेरा की बात को अस्वीकार करता है तब ऐसी संभावना भी बनती है कि व्यक्ति किसी अधिकार को जन्म दे या नवीनीकरण को प्रस्तुत करे। दूसरा था स्व अंतःक्रिया। जब बाहरी समाज के मूल्य, मानक, भूमिका और परिस्थिति स्व की दुनिया में पहुंचे हैं तब स्व और बाहरी दुनिया के बीच में अंतःक्रिया होती है। एक विवाद चलता है, बहस होती है। इस विवाद में स्व अपने तर्क देता है। उदाहरण के लिए भूखे बच्चे का स्व आग्रह पूर्वक कहता है कि दूध नहीं मिला तो वह भूख से मर जाएगा। बाहरी दुनिया की भूमिकाएं कहती हैं कि बीमारी के कारण उसकी मां दूध देने में असमर्थ है। कुछ इस तरह के तर्क वितर्क स्व और बाहरी दुनिया के बीच बच्चों में ही नहीं वयस्कों में भी होते हैं। तीसरा है स्व का विकास। मीड ने कई विधियों से उदाहरण के लिए खेलकूद से स्व के विकास को अपनी कृतियों में रखा है। लगभग 2 वर्ष की अवस्था तक खेलकूद की पूर्व अवस्था में होता है। इस अवस्था में सभी गतिविधियां बच्चे के लिए अर्थहीन होती हैं। जब लोग प्रतीकों के द्वारा अंतःक्रियाएं करते हैं तो बच्चा इन अंतःक्रियाओं का अर्थ नहीं समझेगा। इसके बाद की अवस्था में वह प्रतीकों को समझने लगता है, भाषा का मतलब जानने लगता है, रोटी और दूध का अर्थ समझने लगता है। जैसे जैसे बच्चा अपने विकास की अगली अवस्थाओं में पहुंचता है, भूमिका ग्रहण करने की प्रक्रिया लंबी और जटिल होने लगती है। प्रतीकों की सूची भी बड़ी हो जाती है। उसके खजाने में विभिन्न शारीरिक हाव भावों का विस्तार होता है। चौथा नंबर है प्रतीकात्मक अभिप्राय। मीड के प्रतीक के अर्थ को संकेत की परिभाषा से लिया है। संकेत का एक प्रकार का इशारा भी चेष्टा है। हम दांत चबाकर, भौहें चढ़ाकर और मुट्ठी बांधकर दूसरे की तरफ झपटते हैं तो यह निश्चित रूप से आग्रहण करने का संकेतक है। मीड ने संकेत की परिभाषा करते हुए कहा है कि ये तत्व हैं जिनका स्व ने अंतरीकरण कर लिया है और एक ही अर्थ के प्रतीक हैं। अमूक संकेत का अर्थ समाज के सभी सदस्य एक समान होते हैं। समाज के लोग जानते हैं कि आंखें लाल पीली करने का अर्थ क्रोध है, आंख फेर लेने का मतलब उपेक्षा है। सही बात है। अक्सर हम देखते हैं अगर कोई हम आंखें लाल पीली करके बातें करता है तो वो हमको डरा रहा होता है, गुस्सा करके दिखा रहा होता है। अगर रास्ते में हम चल रहे हैं, कोई आंख फेर लेता है तो उसका मतलब कि वो हमसे दूरी बनाना चाहता है, वो हमसे बात करना नहीं चाहता है। आशा है आप लोग समझ गए होंगे।